हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मार्क्स वेबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मार्क्स वेबर से रिलेटेड कुछ हम PYQs प्लस MCQ देखेंगे। आपको मार्क्स वेबर मैंने पूरा जो है कंप्लीट करा दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो दोनों हैं अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है मार्क्स वेबर की, तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जो है देख सकते हो। ठीक है, ईमाइल डरखीम भी हम लोग कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं मार्क्स वेबर से रिलेटेड अपने MCQ प्लस कुछ PYQs। ठीक है जी, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए यहाँ पे। लेट मी सॉरी फॉर इट, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है जी, चलिए ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन that is question number 1, what is मार्क्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ वस्तहीन। वस्तहीन की थ्योरी जो कि मार्क्स वेबर के द्वारा दी गई है क्या कहती है। ठीक है, क्या मतलब होता है वस्तहीन का। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों को जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी यहाँ पे पूरा कंटेंट का ध्यान रखा गया है और उनको चीज़ें जो है प्रोवाइड करी गई है। मार्क्स वेबर के वस्तहीन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर A सोशल एक्शन, ऑप्शन नंबर B आइडियल टाइप, ऑप्शन नंबर C सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड ऑप्शन नंबर D अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी। हिंदी के अंदर ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर A सामाजिक क्रिया, ऑप्शन नंबर B आदर्श प्रकार, ऑप्शन नंबर C सामाजिक वर्गीकरण और ऑप्शन नंबर D समाज या व्याख्यात्मक सोशोलॉजी। क्या आंसर होगा आपका। यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन D आपका जो है यहाँ पर सही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इज आर करेक्ट आंसर। वस्तहीन का मतलब ही होता है कि सोशल एक्शंस के पीछे एक इंडिविजुअल जो सोशल एक्शन यानी कि जो अपने एक्ट्स करता है उसके पीछे क्या मीनिंग होते हैं, क्या क्यों करता है वो, क्या मीनिंग छुपे होते हैं जिस वजह से जो अपने एक्शंस हैं वो कर रहा है। तो उनको समझना, उनकी अंडरस्टैंडिंग करना, उनको समझना ही वस्तहीन कहलाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी इट्स गिवन बाय द मार्क्स वेबर। ठीक है जी, चलिए ऑप्शन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मार्क्स वेबर टाइप ऑफ सोशोलॉजी। इनमें से कौन सा टाइप नहीं है सोशल एक्शन का जो कि मार्क्स वेबर ने दिया है। A ऑप्शन दैट इज इफेक्टिव एक्शन, B ऑप्शन वैल्यू रैशनल एक्शन, C ऑप्शन रिफ्लेक्सिव एक्शन एंड D ऑप्शन ट्रेडिशनल एक्शन। कौन सा जो है एक्शन हमें मार्क्स वेबर के द्वारा नहीं दिया गया। योर ऑप्शन इज दैट इज रिफ्लेक्सिव एक्शन, affective action, value rational action and traditional action it's given by मार्क्स वेबर। चलिए देखते हैं कौन कौन से 4 एक्शंस की जो है बात करते हैं मार्क्स वेबर। ये जो है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बस एक बार आपको गो थ्रू करा रही हूँ चीज़ों से, ताकि जो है आप लोगों को देखकर यहाँ पर चीज़ें याद आ जाए। ठीक है, चलिए किसी को भी अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डैट इज़ नॉलेज विद कोमल। और दूसरा जो है वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो आप मुझे, और बाकी जो है यहाँ पे वीडियो में भी आप कमेंट करके मुझसे चीज़ें शेयर कर सकते हो अपनी। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं मार्क्स वेबर। पहला बताते हैं वो रैशनली पर्पसफुल एक्शन, जिसको हम कहते हैं ज्विक रैशनल, जिसको हम नॉर्मली हम शब्द दिया है जिसको ज्विक रैशनल। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है गोल से रिलेटेड ये एक्शंस होते हैं। ठीक है, नाउ वैल्यू रैशनल एक्शन होते हैं व्रिट रैशनल, व्रिट रैशनल वैल्यू रैशनल एक्शन होते हैं, इनको बोला जाता है व्रिट रैशनल एक्शन, जिनमें हमारी वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, जो वैल्यू से प्रभावित होकर हम एक्शन करते हैं वो कहलाते हैं व्रिट रैशनल। अफेक्टिव एक्शंस, अफेक्टिव एक्शंस के अंदर जो है हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू आवर इमोशंस। ट्रेडिशनल एक्शन जो हमारे पुराने जो है ट्रेडिशन से चलते हुए आ रहे हैं, लंबे टाइम पीरियड से चलते हुए आ रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल एक्शन। तो यहाँ पे हम 4 रैशनल सोशल एक्शंस की बात करते हैं बाय द मार्क्स वेबर। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं गिवन था, डैट इज रैशनली पर्पसफुल एक्शन, जो कि ज्विक रैशनल जिसको बोला जाता है, वो आपके आंसर में नहीं प्रेजेंट था।
उसकी जगह पर उन्होंने दे दिया था, उसकी जगह पर इन्होंने हमें दे दिया कौन सा, रिफ्लेक्सिव एक्शन। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इन वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन व्हाट डज द टर्म स्टेटस मीन। देखो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में वेबर ने 3 चीज़ें यूज़ करी हैं, 3 चीज़ें यूज़ करी हैं। एक आपका यूज़ करा है उन्होंने क्लास, दूसरा यूज़ करा है उन्होंने स्टेटस, और तीसरी चीज़ उन्होंने यूज़ करी है पावर। ठीक है, तीसरी चीज़ इन्होंने यूज़ करी है, और सॉरी पावर नहीं, तीसरी चीज़ यूज़ करी है पार्टी, तीसरी चीज़ यूज़ करी है उन्होंने पार्टी। तो ये 3 चीज़ें जो है इन्होंने यूज़ करी है अपने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। क्लास आपकी बनती है इकोनॉमिक टर्म्स पे, लाइक आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, रिच पुअर, मिडल के अंदर कौन से मिडल हो, अपर मिडल हो, लोअर मिडल हो। ठीक है, तो ये जो है हमारी क्लास को हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है या पोजीशन है, ये हमारी क्लास को दर्शाती है। ठीक है, सेकंड चीज़ है स्टेटस। अब ये आपका दर्शाता है कि आपका जो है सोसाइटी में क्या रुतबा है। ठीक है, सोसाइटी में क्या पोजीशन है आपकी, इसको हम कहते हैं सोसाइटी में क्या पोजीशन है आपकी, क्या प्रेस्टीज है आपकी सोसाइटी में, जिसको हम प्रेस्टीज का वर्ड देते हैं। तो क्या प्रेस्टीज है आपका सोसाइटी में, ये आपकी जो है ये फाइनेंशियली आपकी इकोनॉमिकली डिफाइन नहीं होती है। फॉर एन एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है और उसके सामने एक IAS ऑफिसर है, तो आपको क्या लगता है किसकी वैल्यू जो है सोसाइटी के अंदर एज अ स्टेटस जो है ज़्यादा बड़ी होगी? ऑब्वियस सी बात है, एक IAS ऑफिसर की, है ना। तो वो जो है सोसाइटी में उसका रुतबा ज़्यादा बड़ा होगा इन द टर्म्स ऑफ स्टेटस की जब हम बात करेंगे। बट इन दी जब हम क्लास की बात करेंगे तो इस बिजनेसमैन का, क्योंकि इकोनॉमिक्स टर्म्स में ज़्यादा बेटर होगा फाइनेंशियल पोजीशन पर एज़ कम्पेयर टू IAS ऑफिसर। ठीक है, चलिए नाउ जब हम पार्टी की बात करते हैं तो इट इज़ नथिंग बट अ पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पावर आती है इसे हम कहते हैं पार्टी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन इकोनॉमिक पोजीशन, बी सोशल प्रेस्टीज एंड सी डी। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा दैट इज सोशल प्रेस्टीज। ठीक है जी, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट इन वेबर्स एनालिसिस ऑफ अथॉरिटी? कौन सा जो है एनालाइज ऑफ अथॉरिटी, कौन सा की कॉन्सेप्ट है? ए पावर, बी करिश्मा, सी डोमिनेंस, डी लेजिटिमेसी। कौन सा यहाँ पर आंसर होगा आपका? कौन कौन सी अथॉरिटी के बारे में हमने पढ़ा है? फटाफट से रिवाइज करते हैं। हमने 3 अथॉरिटी के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। पहली हमने पढ़ी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरी हमने पढ़ी करिश्मा अथॉरिटी, एंड दूसरी हमने कौन सी अथॉरिटी पढ़ी थी? लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो है क्या सही आंसर होगा आपका? डैट इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज करिश्मा, करिश्मेटिक अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो गांधी की थी, लेनिन की थी, और जो बड़े बड़े लीडर्स की होती है, क्योंकि उनकी तरफ जो लोग हैं उनकी करिश्मा को देख के, उनकी लीडरशिप को देख के जो अट्रैक्ट होते हैं उनको कहते हैं करिश्मेटिक अथॉरिटीज़। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Which work by Max Weber explored the relationship between Protestantism and the spirit of capitalism? ये बुक जो है इन्होंने लिखी थी, मार्क्स वेबर की बुक है। कौन सी ईयर में लिखी थी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। अब मार्क्स वेबर ने जो है किसके रिलेशन को यहाँ पे डिफाइन करा है इस बुक के अंदर? पहला ऑप्शन है आपके पास में प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एंड द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ये तो क्वेश्चन ही अपने आप में बड़ा अजीब सा है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा है। ठीक है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सबको दिख रहा है क्या आंसर है। योर आंसर इज ए, दैट इज प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। यहाँ पे कैपिटल की बात करी गई कि क्या रिलेशन है प्रोटेस्टेंट के बीच का और कैपिटलिज्म के बीच का। जहाँ प्रोटेस्टेंट है वहाँ पे कैसे जो है कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल टाइप अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वेबर? कौन कौन से जो है आइडियल टाइप है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वेबर?
ऑप्शन नंबर ए एग्जिस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी यूटोपियन सोसाइटी। कौन सी यूटोपियन सोसाइटी कौन सी होती है? जो बहुत ही हम यून लो जो खाली पुलाव हम पकाते हैं, लाइक जो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, जहाँ पे कुछ मिस परफेक्ट या इम्परफेक्शन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, उसे हम कहते हैं यूटोपियन सोसाइटी, है ना, जहाँ पे सब कुछ ही अच्छा अच्छा है, कुछ बुरा है ही नहीं, तो उसे हम कहते हैं यूटोपियन सोसाइटी। सी ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल हाईलाइटिंग एसेंशियल फीचर्स, ठीक है। डी ऑप्शन हिस्टोरिकल फैक्ट। तो आइडियल टाइप क्या होता है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वेबर? मैंने आपको बताया था कि आइडियल टाइप इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ अ मॉडल। आइडियल टाइप क्या होते हैं? इट्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ मॉडल, जिसको या तो हम फिजिकली या फिर हम जो है अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हैं कि ये चीज़ ना ऐसी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ अगर ये इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं या एक जगह के बारे में, इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये फीचर उसके पास में होंगे तो वो चीज़ एक बेहतर बन सकती है। तो ये होता है एक तरीके का आइडल टाइप। जब हमसे पूछता है कि आपका कोई आइडल पर्सन कौन सा है, तो वो आइडल हमारा इसलिए होता है क्योंकि कुछ उसके कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि वो हमें पसंद होते हैं। तो इस तरीके के आइडल टाइप के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं जो उस चीज़ को क्या बनाते हैं, परफेक्शन देने में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल हाईलाइटिंग एसेंशियल फीचर्स। ऑप्शन नंबर सी जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होगा जो हाईलाइट करेगा उसके एसेंशियल फीचर। सी के अंदर 6 के अंदर यहाँ पे आंसर होगा अवार्ड मॉडल में महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है जी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इन वेबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी, इन वेबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी व्हाट टाइप इज बेस्ड ऑन पर्सनल अपील। पर्सनल अपील पे कौन सी पर्सनल अपील ऑफ लीडर, कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी उनके पास में होती है? हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वेबर के अधिकार के विगिकरण में कौन सा प्रकार एक नेता के व्यक्तित्व प्रभाव पर आधारित है? ए ऑप्शन परंपरागत, बी ऑप्शन करिस्मेटिक, सी ऑप्शन कानूनी, डी ऑप्शन डैट इज जिसको हम बोलेंगे पितृत्व अधिकार, डैट इज पैट्रियार्की अथॉरिटी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए बेस्ट लग रहा है? पर्सनल अपील पे जो होगा, पर्सनल अपील पे एक ही चीज़ होती है, डैट इज कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, यानी कि जो आपके मतलब पर्सनैलिटी को देख के लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी लीडरशिप, आपको लीडर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मोदी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग जो है खुद ब खुद ऐसा वो गुड लीडर बन गए और खुद ब खुद लोग जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, उनके करिश्मा ऐसा है, इस वजह से दैट इज़ कॉल्ड करिस्मेटिक अथॉरिटी उनके पास में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज मार्क्स वेबर मीन्स बाय द टर्म्स रोटनाइजेशन ऑफ करिश्मा। क्या मतलब होता है रोटनाइजेशन ऑफ करिश्मा का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटनाइजेशन ऑफ करिश्मा? ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, यहाँ पे देखेंगे। ए ऑप्शन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करिस्मेटिक अथॉरिटी इनटू द मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, बी द रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल रूल, सी the promotion of effectual action, and D the establishment of legal rational authority। क्या मतलब होता है रोटनाइजेशन ऑफ करिश्मा? क्या कर रहे हैं हम? मतलब करिश्मेटिक अपनी जो हमारी पर्सनालिटी है, यहाँ पे आंसर आपका होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्या कहता है ऑप्शन नंबर ए? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करिस्मेटिक अथॉरिटी इनटू द मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। हम क्या कर रहे हैं? अपनी करिस्मेटिक अथॉरिटी को और ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर लेकर आ रहे हैं, अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है हम उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारा क्या बन रहा है? रोटनाइजेशन ऑफ करिश्मा, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, नॉट की बात कर रहे हैं।
Which of the following is not a dimension of social stratification in Weber's theory? Which of the following is not a dimension of social stratification in Weber's theory? कौन सा स्ट्रेटिफिकेशन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है वेबर की थ्योरी में? हमने 3 पढ़े हैं अभी, कौन सा आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन क्लास, कास्ट, स्टेटस एंड पार्टी। कौन सा नहीं है? चलिए बताइए कौन सा नहीं है। तो हमने क्लास पढ़ा था, स्टेटस पढ़ा था एंड पार्टी पढ़ा था, लेकिन हमने जो है कास्ट नहीं पढ़ा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी है, ये सी नहीं है। सी क्यों हो रहा है? चलो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, What did Max Weber means by iron cage? क्या मतलब होता है मार्क्स वेबर का by the means of iron cage? क्या कहते हैं वो? In the context of modernity, in the context of modernity के जब हम context में बात करेंगे तो एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। Just give me a second। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। यप, मार्क्स वेबर ने लोहा का पिंजरा शब्द का क्या मतलब बताया है आधुनिकता के संदर्भ में? क्या मतलब बताया है? आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी हिंदी क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना कि हिंदी इतना पढ़ने में अब यूज़ में आता नहीं है, तो इसलिए जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, बिल्कुल आई एम वर्किंग ऑन इट कि मैं बहुत अच्छे से जो है और ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँ। ठीक है, चलिए। प्रॉब्लम ये है कि ना ही तो हिंदी इतनी अच्छी रह पाती है और ना ही इंग्लिश। चलो ऑप्शन नंबर ए, द डोमिनेंस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू। द डोमिनेंस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू क्या प्रॉब्लम है? बी, द रैशनलाइजेशन एंड डीह्यूमनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ क्या प्रॉब्लम है? C, the decline of capitalism and D, the emergence of charismatic authority. What do you think? क्या होगा आंसर? Here it is, option number B, that is the rationalization and the dehumanization of social life। यानी कि इंसान जो है अपने आप से कुछ भी कर ही नहीं सकता है, डीह्यूमनाइजेशन हो रहा है इंसानों का। ठीक है, रैशनलाइजेशन आप इतना ज़्यादा कर दिया है आपने कि जो है इंसान खुद का दिमाग चला ही नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पे इंसान कैसा हो गया? डीह्यूमनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ यहाँ पे इंसान की हो गई है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला? आयरन केज बोला इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, चलिए ये जो है हमने 3 देखो मॉडर्निटी के अंदर हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, रेगुलेशंस, ठीक है, जो भी यहाँ पे काम कर रहा है वो कैसे बाउंड है? रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में बाउंड है। वो अपना खुद का दिमाग नहीं चला सकता है, खुद भी कुछ भी अगर उसको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्या होगा? वो कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहा है, बहुत ही फॉर्मली मतलब चीज़ों के अंदर ट्रैप है, वो खुद का कुछ भी इनोवेशन नहीं ला पा रहा है। ठीक है, चेंज नहीं कर पा रहा है कुछ भी, सिर्फ उसको जो रूल्स प्रोवाइड करे गए हैं वो रूल्स में रह के उसको काम करना है। उसकी खुद की कुछ भी स्किल्स जो है वहाँ पर इतनी उभर कर नहीं आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो ट्रैप हो चुका है, लाइक जो वो 9 to 5 जॉब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डीह्यूमनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ इन्होंने मॉडर्निटी के इस संदर्भ में बोला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगली बार और आपके लिए 10 क्वेश्चंस और लेकर आऊँगी। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए ज़रूर। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो। और जो है दूसरी चीज़ आपके लिए अगला लेक्चर आपका टालकोट पासन पे आएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्दी जो है टालकोट पासन पे वीडियो लेकर आऊँगी और जो है अभी कुछ 10-15 क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।